मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉर्निंग एवरीबॉडी। आ जाइए सब जल्दी से जल्दी। यस, मॉर्निंग एवरीवन। आ गए सब, ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने। यस, आई कैन सी सम स्टूडेंट्स। ओके, चलिए बेटा शुरू करेंगे। जल्दी से जल्दी आ जाइए सब, ज्वाइन कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमने कल जहाँ पे एंड किया था उस टॉपिक को फर्दर एक्सटेंड करेंगे अब, ठीक है। और आज अपने जो बचे टॉपिक्स हैं हमारे, उसको जल्दी से फिनिश करके, और आज जो आपके लिए स्पेशल है वो है एमसीक्यूज हमें सॉल्व करना है। तो क्योंकि जो कल हमने डिस्कशन किया है और आज जो हम करने वाले हैं, उसके साथ हमारा जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है आपका, ये ओवर हो जाएगा। ओके, तो जब ये ओवर होगा तो जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए थे, नोट्स लिखे थे उसके, उन सब की हेल्प से हम क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए, स्पेशल क्लास होने वाली है आपके लिए। ओके, पुराना रिवाइज करते हैं एक बार, थोड़ा सा लुक देख लेते हैं उसका जो हमने कल डिस्कशन किया था, फिर आज सीधे अपने टॉपिक्स पे आएंगे। आधा पौना घंटा उसको डिस्कशन देंगे उसके लिए, और 40 to 45 मिनट्स में अपने एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना। ओके, तो कल जो हमने डिस्कस किया था बेटा, वो था अपना, स्टार्ट हमने किया था डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स से, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने क्या देखा था कि चार टाइप के डेफिनेशंस थे हमारे पास। जो ओरिजिन हुआ था इकोनॉमिक्स का, उसमें हमने देखा कि चार तरीके के डेफिनेशंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। और जो सबसे पहली डेफिनेशन थी वो हमारी थी वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने क्या देखा था बेटा, इसमें यही था कि जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट ये बताया था, ये किसके द्वारा दी गई थ्योरी है और इसमें क्या फोकस इन्होंने किया है, ठीक है। इस डेफिनेशन में उनकी स्टडी के बारे में क्या है, तो ये हमने इम्पोर्टेंट देखा था। मेनली आपको जो ध्यान रखना था वो था बुक का नाम, और जो इस डेवलपर है इस थ्योरी के, वो, ठीक है, और उनका मेन स्टडी। तो जैसे कि हमारा सबसे पहला है वेल्थ डेफिनेशन था, उसमें हमने देखा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिस्ट थे हमारे एडम स्मिथ, ठीक है, जिनको हम फाउंडिंग फादर भी बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो नोट्स में रिटर्न है ये सब कुछ, फाउंडिंग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इनको क्यों बोला जाता है फाउंडिंग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी जिसके बारे में इन्होंने रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन का बताया, और वहां से इकोनॉमिक्स का ओरिजिन स्टार्ट हुआ। और उनकी बुक का नाम जो था वो था एन इंक्वायरी अबाउट द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से, ठीक है। उसमें यही पूरा फोकस था कि कैसे एक इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा रिच बनाया जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा। वेल्थ पे फोकस करने का मतलब क्या है कि आपको इकोनॉमी में पैसा ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना है, ठीक है। पैसा जितना जनरेट होगा, इकोनॉमी उतनी डेवलप होगी और उतनी ही रिच बनेगी एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। पूरी की पूरी वेल्थ डेफिनेशन में सिर्फ एक वेल्थ रिसोर्सेज पे पूरा फोकस किया है। ओके, सेकेंड डेफिनेशन पे आते हैं हम। हमारा क्या था उसके बाद, वेलफेयर डेफिनेशन, क्योंकि वेल्थ सिर्फ जरूरी नहीं है, सिर्फ वेल्थ से काम नहीं चलेगा। इकोनॉमी में अगर हम पैसा ज्यादा से ज्यादा जनरेट करने का सोचते रह गए, तो फिर तो रिसोर्सेज जो बाकी सारे हैं वो एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। उनकी वेलफेयर की बात हम कब करेंगे फिर, ठीक है। क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम पैसा जनरेट करने के लिए आप लोग क्या करते हो, आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं। हम एम्प्लॉय से ओवर टाइम करवाने लगते हैं, ठीक है। हम मटेरियल रिसोर्सेज जो होते हैं, रॉ मटेरियल, उसको एक्सेस कैपेसिटी में यूज करने लग जाएंगे। तो भाई जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज ही लिमिटेड हैं, उनका यूटिलाइजेशन ही तुम लिमिटेड मैनर में कर सकते हो, तो फिर एक्सेस वेल्थ जनरेट करने से सिर्फ कैसे होगा, उनकी वेलफेयर पे भी ध्यान देना पड़ेगा ना। तो वो हमारा किसने दिया था, वो दिया था हमारा मार्शल ने। तो जैसा आप इसमें देख सकते हो, नेक्स्ट थ्योरी हमारी यही थी,
वेलफेयर डेफिनेशन, ठीक है, तो ये हमारा दिया था मार्शल ने। फोकस था पूरा ह्यूमन बिहेवियर पे, उनके वेलफेयर पे, ठीक है, रिसोर्सेज को कैसे हम यूटिलाइज करें ठीक तरीके से सो दैट उनका वेलफेयर पे हम फोकस करें। फिर आता है हमारा स्कैरसिटी। अच्छा, हम सिर्फ वेलफेयर तो देख नहीं सकते, वेलफेयर देखने का मतलब क्या है, फिर तो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते रहेंगे, बट रिसोर्सेज को जब हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमें ये भी बताना चाहिए वो स्कैरसिटी में, ठीक है, उनकी कमी हो रही है। तो वो हमारा फोकस किसने दिया, फिर रॉबिन्स। रॉबिन्स इकोनॉमिस्ट जो थे उनका फोकस आ गया सीधा स्कैरसिटी डेफिनेशन पे, और उन्होंने यही बताया कि किस तरीके से जो स्कैरसिटी है रिसोर्सेज को, उसको यूटिलाइज किया जाए ऑप्टिमम मैनर में, ठीक है। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे कि क्या क्या विशेषताएं हैं रिसोर्सेज की, और उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना चाहिए फिर। तो खास बात उसमें क्या थी कि रिसोर्सेज जो है वो आपके लिमिटेड है, आप ही लोगों ने बताया था, ओके। रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, और वांट्स एंड नीड्स जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है डिसीजंस तो ऐसे लोगे ना जिससे मैक्सिमम बेनिफिट मिले, और प्रायोरिटी में सेट करोगे अपने नीड्स को कि चलो अभी इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो पहले इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, इस नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं। फिर अगर रिसोर्सेज बचे रह गए तो उसके बाद हम नेक्स्ट नीड की तरफ बढ़ेंगे। और हमने क्या देखा था कि जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूज भी है। ऑल्टरनेटिव यूज मतलब एक रिसोर्सेज जो है वो सिर्फ एक ही काम में नहीं लगता है, वो एक से ज्यादा काम में भी यूज में आता है, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे हमने देखा था फ्यूल्स हो गया, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल सिर्फ व्हीकल्स में ही नहीं डलते हैं, वो आपका मशीन्स में भी डाला जाता है, ठीक है। तो मशीन्स में भी जब यूज होता है तो अब हमें ये देखना है कि प्रायोरिटी किस चीज की है, हमें मशीन्स को ऑपरेट करना ज्यादा जरूरी है या व्हीकल्स को ऑपरेट करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। तो इसीलिए हम इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन देखते हैं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने से बेटा क्या आएगा, उससे एक पर्सपेक्टिव हमारा और था इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है, जो नेक्स्ट हमने उसमें देखा। नेक्स्ट जो थ्योरी है हमारी जो कि ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसमें कहीं ना कहीं हम उसमें फोकस कर रहे थे। एक बार आ जाते हैं ग्रोथ डेफिनेशन देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का। ग्रोथ डेफिनेशन जो था इकोनॉमिक्स का, अच्छा जो न्यू स्टूडेंट है बेटा वो क्या कर लें, आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं एक थोड़ा सा रिवीजन दे रहा हूँ, आप इसको रिटन फॉर्म में रखने के लिए, इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट रख लेना जिन्होंने कल नोट नहीं किया था इसको, ठीक है। तो जो ग्रोथ डेफिनेशन था इकोनॉमिक्स का वो हमारा दिया गया था पॉल समिल्सन के द्वारा, ठीक है। इन्होंने क्या फोकस किया था, दो थीम्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे। एक तो जो थी स्कैरसिटी, रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, ठीक है, हमें नहीं पता कि कितने सारे रिसोर्सेज जो है वो किस क्वांटिटी में अवेलेबल है। हर एक कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं शॉर्टेज फेस करता है, ठीक है। किसी के पास भी जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे के पूरे एक्सेस जो क्वांटिटी में तो अवेलेबल है नहीं, ठीक है, सबके पास शॉर्टेज है। तो जब शॉर्टेज है तो आपको उसको यूटिलाइज भी तो अच्छे से करना है ताकि वेस्टेज ना हो, ठीक है, कॉस्ट कम आए, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम अपने आप को एफिशिएंट बनाएंगे। एफिशिएंट बनाने का मतलब क्या है कि हम अपने आप को ऐसा तरीके से यूटिलाइज करेंगे रिसोर्सेज को कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। मैक्सिमम बेनिफिट मिलने से क्या होगा, कंट्री की ग्रोथ होगी, तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ को अंडरलाइन किया है बेटा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो ग्रोथ डेफिनेशन में है पूरा का पूरा इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है। तो इन्हीं चारों फोकस को पढ़ते हुए फिर हमने एक यूनिक डेफिनेशन देखा इकोनॉमिक्स का, ओके। इन्हीं चारों के जो अप्रोच थे उन्हीं के कुछ ना कुछ हाईलाइटेड बातें थी इसमें। तो वो क्या था कि इकोनॉमिक्स जो है सोशल साइंस है, सोशल साइंस मतलब ह्यूमन बिहेवियर पढ़ना है इसमें, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि जो सोसाइटी है वो ये डिसाइड करे कि वो अपने रिसोर्सेज जो कि स्कैरसिटी है, जिस चीज की शॉर्टेज है, उसको हम इस तरीके से यूटिलाइज करें, यूज करें कि हमें ये डिसाइड कर लें कि हम मैक्सिमम क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का मतलब ये है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं वो सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो वही बात है कि आपका गुड्स एंड सर्विसेज किस कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स के लिए है वो भी देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल लग्जरीज कार जो होते हैं, जो लग्जरीज ब्रांड होती हैं, ठीक है, वो पुअर तो अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो तो रिच पीपल के लिए है, ठीक है। तो इसीलिए उसका जो ब्रांड नेम है वो डायरेक्टली हाई स्टेटस को ही रिफ्लेक्ट करता है कि भाई अगर ये वाला ब्रांड है, BMW है, वॉक्स वैगन है, ठीक है,
तो ये सारा आपको किसके ऊपर जाएगा, ये आपका अपर सेक्शन के लिए हो जाएगा। फिर जैसे मिडिल सेक्शन सोसाइटी के हो गए, तो उसमें आपके नॉर्मल एवरेज जो ये आपका कार होते हैं, जैसे कि i10 वगैरह हो गया, सेंट्रो हो गया, तो ये सब मिडिल क्लास लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि कौन सी ब्रांड जो है उसका रेट क्या है, वो डिसाइड किया जाता है कि ये किस कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स के पास जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमें देखना पड़ता है, तभी तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाएगा उनसे। पता चला आपने गुड्स एंड सर्विसेज बना दिए इन लोगों के लिए जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, प्राइसेस भी रख दिए हैं हाई आपने, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं होगा, कहीं ना कहीं कॉस्ट कवर ना कर पाओगे आप। ठीक है, कॉस्ट कवर नहीं कर पाओगे तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी फिर हमारी। ओके, तो इसीलिए पूरा फोकस हमने लास्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ पे डाला कि हमें इस तरीके से यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज को कि ये चारों फुलफिल हो जाए। स्कैरसिटी का भी देख लें, वेल्थ का भी देख लें, वेलफेयर का भी देखें, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। बेटा हमने देखा था स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने क्या देखा था कि दो तरीके के ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स दो तरीके के थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका एक नैरोअर स्कोप था, जिसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम स्टडी नहीं की जाती है इकोनॉमी की। हाँ, बट लेकिन एक बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं, जो इतना एक इंडिविजुअल लेवल पे जब हम बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बात करने का मतलब क्या था कि जो भी एक फर्म लेवल पे हो गया, एक गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस डिटर्मिनेशन की बात हो गई। ठीक है, रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो जैसा कि हम देख भी सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है आपका इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करता है। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स एंड मेन एग्जांपल्स में आपके जो थे वो मैंने आपको लिखवा दिया था। ठीक है, ये मेन एग्जांपल्स आपके इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप देख लेना। ठीक है, अपने पास नोट्स फॉर्म में रखना है इसको, एक ना एक एग्जांपल्स आपका इसी में से डायरेक्टली आ जाता है। बाकी तो जैसे जैसे एग्जांपल्स आएंगे वो हम देखेंगे कि ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है या मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, वीडियो सब ऑन रखेंगे, मुझे दिखने चाहिए कि आप लोग कवर अप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो इस चीज को। एक बार वीडियो सब ऑन कर लें। ठीक है, कुछ भी समझना है बेटा यहाँ पे डायरेक्टली मुझे बोलो, उसको रिपीट कर दूंगा मैं, पर वीडियो सब ऑन रखेंगे। दिखने चाहिए सब, नोट्स रख रहे हैं अपने पास कि नहीं, नोट्स आपके पास रिटन फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, बीच बीच में दिखता है यहाँ पे सब दिख रहा है कि आप नोट कर रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। आगे हम टॉपिक यहाँ पे हमने कल खत्म किया था। ठीक है, डिस्कस करेंगे आज का नया टॉपिक। चलिए, ठीक है बेटा, लास्ट हमने जो खत्म किया था वो यही था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी का नाम क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी का नाम क्या है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी प्राइस थ्योरी कहलाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी आपकी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहलाती है। ठीक है, क्योंकि हमें माइक्रो में तो पूरा प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करनी है, और मैक्रो में हम इनकम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा इसको बोलते हैं प्राइस थ्योरी, उसको बोलते हैं इनकम थ्योरी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आज। चलिए, हेडिंग डालिए, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है ये आपका, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, बेटा इस टॉपिक को थोड़ा जल्दी कवर करेंगे क्योंकि कोई इतने बड़े नहीं है। ठीक है, जो इनके मेन क्रक्स जो हैं वो हम नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स होंगे वो देख लेंगे, क्योंकि एट द एंड एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, बेसिक प्रॉब्लम्स हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, ये कवर अप करना है। तो मेनली आप ये नोट कर लो बस। ठीक है, और थोड़ा बहुत इसे कॉन्सेप्ट समझ लो, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए काफी होगा। इसमें से कुछ इतना डिटेल में नहीं आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से। ठीक है, तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। अब नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ेंगे तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि ये किस तरीके का इकोनॉमिक्स, इसकी विशेषताएं क्या है, मेनली बात। ठीक है, तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। एक बात तो हमने पहले ही कर ली है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरीके से साइंस है। कैसा साइंस? सोशल साइंस। ठीक है, तो हमें नेचर में पहला जो पढ़ना है वो है इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। और दूसरा जो बेटा आपका इसमें है, वो नेचर इसका क्या है
इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, ओके, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस और इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। देखेंगे साइंस क्यों कहा गया इकोनॉमिक्स को और आर्ट क्यों कहा गया है, ठीक है, कवर करते हैं इस चीज को। चलिए, अच्छा, अगर हम किसी भी थ्योरी को, किसी भी सब्जेक्ट को एज अ साइंस डिफाइन करना है, ठीक है, साइंस मतलब आप एक तरीके से उसको विज्ञान बोल रहे हो, ठीक है, तो विज्ञान की ऐसी क्या खास बातें हैं जो इस सब्जेक्ट को अपने आप में साइंस बनाता है। तो साइंस भी हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं, फिजिकल साइंस हो गया, केमिकल साइंस भी होता है। अब यहाँ तो इकोनॉमिक्स को तो हमने सोशल साइंस दिया है टैग, ठीक है। यस महक, यू आर सेइंग एक्सपेरिमेंट, सही बात है, एक्सपेरिमेंट है साइंस में, ठीक है। और क्या हो सकता है, साइंस में हम करते क्या है, साइंस है क्या, क्या पता चलता है आपको साइंस से? सर प्रैक्टिकल। यस बताइए। यस सर प्रैक्टिकली। हाँ सर प्रैक्टिकल, वो ओके, डीपली एक्सप्लेन करता है वो। हाँ जी, हाँ बेटा, है डीपली एक्सप्लेनेशन है ही है कहीं ना, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी प्लांट्स, ओके, हम डायरेक्टली बायोलॉजी पे आ गए, ठीक है, ओके, बायोलॉजिकल साइंस, जैसा आपने अभी जो एग्जांपल दिया स्वयं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी प्लांट्स, इट्स बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स आपके फिजिकल साइंस में हो जाते हैं। तो ठीक है भाई, और थोड़ा डिटेल में जाते हैं, इसको साइंस कैसे है ये डिस्कस करते हैं एक बार। अच्छा, साइंस किसी भी टॉपिक को अगर आप बोलते हो, किसी भी सब्जेक्ट को एज अ साइंस डिफाइन करना है, तो सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्या है कि उसके बीच में ना कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को नोट करो आप, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस क्यों है, अच्छा, टू स्टडी, किसी भी सब्जेक्ट को साइंस का टैग देने से पहले, टू स्टडी इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, वी नीड टू डिफाइन व्हाट इज साइंस। हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे कि साइंस है क्या। तो साइंस जैसे आपने बताया एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बताएगा, कॉज एंड इफेक्ट, हमने ये किया तो इसकी वजह से ये प्रभाव पड़ा, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद बेटा हम डिफाइन करेंगे इसी चीज को, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपका अगर है तो वो कहीं ना कहीं साइंस है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कैसे, देखिए, आप लोगों ने प्राइस और डिमांड पढ़ा है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, करेक्ट में है, ठीक, सही बात है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक बार आप इसको भी नोट कर लो, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही बात है, साइंस की एक अपनी बॉडी ऑफ लैंग्वेज है कि उसके बेसिक्स ट्रुथ हैं, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस है कि हाँ भाई अगर ऐसा है तो है, दिस इज अ जर्नल ट्रुथ जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज हमें इसमें देखना है। तो जैसे मैंने आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का बताया, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में क्या है कि ऐसा करने से ये इफेक्ट हो रहा है हमारा, ठीक है, या इसमें हमारा फ्लक्चुएशंस है उसकी वजह से इकोनॉमी में हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही, तो वो साइंस ही तो है। जैसे हम प्राइस और डिमांड पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या है आपका, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है आर्यन, है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, इसकी भी बात करेंगे हम। तो यस बेटा, अभी जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, बेसिक क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ रिलेशन ऑफ, बिटवीन हाँ, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड, कंज्यूमर्स इनकम। प्राइस एंड इनकम, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और इनकम की कहां से बात आ रही प्राइस और डिमांड। है? यस, प्राइस एंड डिमांड, इनकम और डिमांड का रिलेशन हो सकता है, प्राइस एंड इनकम का रिलेशन नहीं है यहाँ पे। तो जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है वो आपको यही बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे हमारा क्या है, ये कॉज है कि मान लो आपका प्राइस है, सपोज करो एक मैगी का प्राइस है 12 रुपए, आज के टाइम पे एक मैगी मिलती है, ठीक है, अगर उस मैगी का प्राइस हम 15 या 20 रुपए कर दें तो उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा कि लोग, ऑब्वियसली बात है,
सेक्शंस बदलेंगे ना। फिर जो लोग 12 रुपए पे अफोर्ड कर रहे थे, जरूरी नहीं वो लोग 15-20 रुपए पे अफोर्ड करें उस मैगी को, ठीक है। एक एक रुपए, 2-2 रुपए के हिसाब से लोगों की जो बाइंग बिहेवियर है ना वो बदल जाती है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास नीड्स एंड वांट्स ही इतने सारे हैं ना कि लोग सोचते हैं यार अब इस पे यूटिलाइज करें कि नहीं करें, इसके रेट तो बढ़ चुके हैं, तो हमारा काम इससे चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, इसको जरूरत है हमें खरीदने की कि नहीं। तो आप देख रहे हो लोगों के ना माइंड में जो बाइंग बिहेवियर जिसे हम बोलते हैं ना, परचेजिंग बिहेवियर, वो पूरा बदल जाता है, ठीक है। तो क्योंकि आपने प्राइसेस में चेंजेस किए तो उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी पे इफेक्ट आया। तो हम पढ़ते हैं ऐसा इकोनॉमिक्स में, बिल्कुल। तो आप इसको कहीं ना कहीं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से जोड़ सकते हो कि ऐसा हुआ, इसकी वजह से ये इफेक्ट पड़ा हमारा डिमांड, ठीक है। ओके, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्यों है? क्योंकि साइंस का जैसे आपने बताया यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। बॉडी ऑफ नॉलेज में ना हम बात करते हैं जर्नल ट्रुथ की, ठीक है। बॉडी ऑफ लैंग्वेज मतलब इस तरीके से उसको पढ़ना कि हमें जो आउटकम निकल के आ रहा है वो जर्नली एक्सेप्टेबल भी है या नहीं है, वो ट्रुथ है या नहीं, ठीक है। जब हम किसी चीज के लिए कोई थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको इकोनॉमिक्स में थ्योरी बताया, अब ये कितना वेरिएशंस था इसमें। किसी इकोनॉमिस्ट ने ये बात बोली तो उसने बोला यार इसका ना कंप्लीट थ्योरी ना एप्लीकेबल नहीं है, इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, तो एक नई थ्योरी आ गई हमारे पास। तो जो साइंस है हालांकि वो ऐसा नहीं बोलता है, ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं वो आपके जर्नल ट्रुथ के बेसिस पे, हाँ उसमें फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट जो आपका पुराना वाला थ्योरी है, ऐसा नहीं है कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी चली गई, वो आज भी एक्सेप्टेबल है और वो रहेगा, ठीक है। तो दैट इज बेस्ड ऑन दी जर्नल ट्रुथ, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी जैसा आपने बताया, सही बात है, ये भी आपका एक फीचर है। उसी तरीके से अगर हम ईगो को भी रिलेट करें साइंस से, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में भी जो बातें बोली गई है उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। स्कैर्सिटी है रिसोर्सेज की, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, हमें पता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल है भाई, ठीक है। जो भी रिलेशनशिप हम पढ़ रहे हैं बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, इनकम एंड डिमांड, अदर फैक्टर्स का यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। तो जो भी इसमें हम बेसिक प्रॉब्लम्स बातें डिस्कस कर रहे हैं वो उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हर एक जगह एप्लीकेबल है, हर एक इकोनॉमी इस चीज को फेस कर रही है। किसी के पास कोई रिसोर्सेज अबांडेंट है तो किसी के पास किसी चीज की शॉर्टेज है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल। अच्छा, फोर्थ बात जो है वो आपका क्या है कि कैपेबल ऑफ मेजरमेंट, कैपेबल ऑफ मेजरमेंट। हम साइंस को मेजर कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। बताइए, क्या साइंस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है जिसमें मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है? नो, यस, मेजरमेंट कंप्लीटली पॉसिबल है, ठीक है। तभी तो हम इसको अप्लाई कर रहे हैं जनरल लाइफ पे, ठीक है। तो कैपेबल ऑफ मेजरमेंट, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। साइंस जो है वो कंप्लीटली मेजर किया जा सकता है, इसलिए इकोनॉमिक्स को भी मेजर किया जा सकता है। अब जैसे आपने मुझे बताया रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब आप ये बता सकते हो मुझे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चलो इतना प्राइस बढ़ा तो कि क्वांटिटी पे कितना इफेक्ट पड़े, मान लो मैंने ये 5% प्राइस बढ़ा दी, तो इतना तो मुझे पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अगर प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कम होगी, पर कितनी कम होगी, क्या इकोनॉमिक्स ये हमें बता सकता है? 5% प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी कितनी कम हो जानी चाहिए इन न्यूमेरिकल टर्म्स, बता सकता है कि हमें इकोनॉमिक्स? मैं कि सेइंग नो? और बताइए, यस और सर, आप लोग सोचिए। हाँ जी। सर हाँ, बता सकता है। बता सकता है, ओके, यस, मैक्सिमम इज सेइंग यस, ओके। महक पहले नो था फिर यस हो गया, हाँ, ओके, कोई बात नहीं, चलिए, बिल्कुल यस है। तो मतलब कैसे बता सकता है? अब थोड़ा बहुत अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर आपको पता है कि कैसे बताया जा सकता है इकोनॉमिक्स में, हम कैसे मेजर कर सकते हैं प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को, आपको उस कॉन्सेप्ट का नाम पता सर वो कौन सा भी याद नहीं आ रहा, वो डेल्टा कुछ करके था। है? वेरी गुड, डेल्टा करके, हाँ, डेल्टा ही है, पर उस डेल्टा का जो है ना वो फॉर्मूला है, ठीक है। उस फॉर्मूले का जो है उस कॉन्सेप्ट का नाम है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
लॉ ऑफ डिमांड आपका क्वालिटेटिव है, ये बस बोलता है भाई एक चीज बढ़ी दूसरी कम हो जाएगी, ठीक है। प्लस जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आपको ना न्यूमेरिकल टर्म्स में बताएगा कि अच्छा 2% प्राइस बढ़ा तो 5% क्वांटिटी कम हो गई, 10% प्राइस कम हुए तो इससे 20-30% डिमांड बढ़ गया, ठीक है। तो वो देखेंगे हम जब डिमांड पढ़ेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इलास्टिसिटी के, उससे हम इफेक्ट बताएंगे, ठीक है। बट फॉर इनफ है इतना अभी के लिए कि ये जानना कि हाँ भाई मेजरमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को हम साइंस के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये सब कुछ पॉसिबल है जो एक साइंस में होता है, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, बॉडी ऑफ लैंग्वेज है, मेजरमेंट पॉसिबल है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश करना पॉसिबल है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, ठीक है। आर्ट मतलब कला, ठीक है। इकोनॉमिक्स को हम एज एन आर्ट भी जानते हैं, ठीक है। तो साइंस वी नो, डू यू नो व्हाट इज आर्ट? आर्ट क्या है? आर्ट को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? एनीवन? तो एक प्रैक्टिकल पे ऊपर, हाँ तो जी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकल, व्हाट प्रैक्टिकल, एक बार रिपीट करेंगे आप? और प्रैक्टिकल नॉलेज। हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज। हो सकता है स्किल, वेरी गुड आर्यन, सही बात है, स्किल्स। थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही बात है ओजस्विनी, थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है, यस। ओके, तो कहीं ना कहीं आप मुझे, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। यस व्हाट? सर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, बिल्कुल, प्रैक्टिस भी है। एक नया पॉइंट मिला मुझे, प्रैक्टिस। अभी तक जो आप लोग मुझे बता रहे थे स्किल, थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये सब आपका क्या है? ये आपकी कैपेबिलिटी है, आप इसको कर सकते हो, ये आपकी एबिलिटी है, ठीक है, आपके अंदर है ये चीज। बट अब इसको अप्लाइड कैसे करना है? पर्सनलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन, वेरी गुड आर्यन, पर्सनलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन। भाई अगर हमें किसी चीज की नॉलेज है, हमें किसी चीज की, हमें स्किल्स हैं हमारे अंदर, तो वो स्किल्स जब तक आप लोग शोकास्ट नहीं करोगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो आर्ट में यही होता है ना कि इफ यू हैव समथिंग काइंड ऑफ टैलेंट, तो आप उसको दिखाइए, हमें शोकास्ट कीजिए, हमें पता चलेगा, फिर उससे हमें पता चलेगा कि क्या है कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना पॉसिबल है, ठीक है। तो साइंस आपको बताता है कि व्हाट यू नीड टू नो, आपको किस चीज को जानने की जरूरत, ठीक है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये दो वेरिएबल्स है, प्राइस और डिमांड है, इनके बीच में रिलेशनशिप है, पॉसिबल है कि हम इसके रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, साइंस हमें ये बताता है, ठीक है। पर सिर्फ जानने से तो काम होगा नहीं, हमें तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमें इकोनॉमिक्स बताता है कि अगर किसी चीज की यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भाई आप उसको अप्लाई भी कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि आर्ट क्या है। आर्ट इज, बस ये बात आप नोट कर लो, आर्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आर्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। जो भी आपको नॉलेज है थ्योरेटिकल की, ठीक है, आपको पता है ये जनरल लॉज हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, तो इसको हमें अप्लाई भी करना पड़ेगा। उसी चीज के एप्लीकेशन को, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है, सही बात है, ठीक है। फॉरकास्टिंग क्यों की जाती है? इसलिए तो की जाती है ताकि आप उसको मेजरमेंट कर सको और आप उससे फॉरकास्ट कर सको कि हाँ भाई आने वाले टाइम में डिमांड क्या रहेगा, कि क्या इस प्रोडक्ट की डिमांड हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो यू आर अप्लाइंग दोज लॉज, यू आर अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, ठीक है। मुझे पता है कि प्राइस और डिमांड में रिलेशन है, उसके बढ़ने से एक चीज कम हो जाएगी, तो मैं इसको एज अ प्रूफ डालने के लिए, प्रूफ करने के लिए मैं इसको यूज करके देखूंगा कि चलो मैंने अपने गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ाई तो उसकी वजह से डिमांड पे ये इफेक्ट आया, ठीक है। फॉरकास्टिंग की क्यों की जाती है? क्योंकि इसी टूल्स की हेल्प से, तो ठीक है, हमें पता है कि इस चीज की यूनिवर्सल लॉज है, प्रिंसिपल नॉलेज है इस चीज का, तो हम उसको अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मेन बात आपका यही है, जैसे कोविड टाइम आया आपका, ठीक है, कोविड में क्या था? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसका हम डिस्कशन करेंगे आगे फर्दर भी, एक बार देख लेते हैं इस चीज को। जैसे कोरोना आया आपका, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आपके नेचर में आएंगे कि जो आपका साइंस है, ठीक है, साइंस कैसे है आपका,
इकोनॉमिक्स, ठीक है। आपको ऑप्शन दे दिए, मे बी उसमें आपको आर्ट का भी ऑप्शन दे रखा हो, क्या ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, क्या ये सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, या आपका ये जर्नल ट्रुथ है। तो ऐसे करके आपके ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है। और हम इसमें साइंस में डिस्कस करेंगे अभी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स अगर साइंस है तो साइंस भी दो तरीके की है, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। तो इकोनॉमिक्स को हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। उसके आपके ज्यादा बनेंगे क्वेश्चन, उसमें डायरेक्टली एग्जांपल्स डाल दिया और पूछ दिया कि बताओ ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि क्या है कि कोविड टाइम जैसे आया तो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एन इकोनॉमी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब इससे निपटाने के लिए हमें कुछ सॉल्यूशंस बताए गए, ठीक है। जो सॉल्यूशंस बताए गए यूनिवर्सल एप्लीकेबल थे, ठीक है। मास्क वियरिंग, अवॉइड सोशल गैदरिंग, ये सब कुछ आपका क्या यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। हमने फिर इसको अप्लाई करके देखा, जो ये हमारे पास ट्रुथ थे ना, जो हमें बताए गए जिसको हमने जाना, उसको हमने फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा, और इससे जो हमारा आउटकम निकल के आया वही तो आपका आर्ट है, ठीक है। प्रैक्टिकली आपने अप्लाई किया अपनी नॉलेज को, तो दिस इज आर्ट, ठीक है। तो आर्ट में आपको इतना जानना जरूरी है कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपके नॉलेज की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने क्योंकि इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस डिस्कस किया है, तो ये साइंस भी कितने तरीके के हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालिए, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, हेडिंग डालेंगे बेटा। यस, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। इसमें हम दो बातें डिस्कस करेंगे, जैसे हमने साइंस तो समझ ही लिया, इकोनॉमिक्स है ही साइंस। तो पहला आता है हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, या पॉजिटिव साइंस भी हम इसको बोलते हैं, किसी भी तरीके से रिपीट। अब इकोनॉमिक्स साइंस है तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, पॉजिटिव साइंस भी हो सकता है, ठीक है। वीडियो सब ऑन रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट डाउन करते हुए दिखने चाहिए आप सब, ठीक है। वीडियो सब ऑन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल्स आपको ना एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे जब हम आज करेंगे एक बार डिस्कस। तो यस, सौरभ, सार्थक, आई कैन सी आप लोग का अभी वीडियो ऑफ है, ऑन कीजिए आप लोग। वीडियो ऑन रखेंगे बेटा। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं आगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ध्यान से समझना बेटा इसको, इसमें ना कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ खास इसका तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। बहुत बेसिक सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, और एग्जाम्पल्स आप इसके ध्यान रखें। एग्जाम्पल्स अगर आपको ध्यान है ना, आप डायरेक्टली बता सकते हैं ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल ही है जो आपको क्लियर डिस्टिंक्शन दे देता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, ठीक है। अच्छा, थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का। वैसे ये ना ईगो का कॉन्सेप्ट जो है ये हमने माइक्रो में पहले पढ़ा हुआ है, तो आप थोड़ा सा भी अवेयर हैं इस चीज के बारे में। आई जस्ट वांट टू नो कि आपको ये बात पता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमीज होती है, और अगर होती है तो कोई आप में से बताया क्या होता है ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमीज, थोड़ा सा भी आइडिया। ओके, ठीक है महक। और अच्छा आप मुझे ये बताओ, आपने नाम सुना है पॉजिटिव इकोनॉमीज और नॉर्मेटिव इकोनॉमीज का? इतना क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर समझाने का काम तो मेरा भी है। यस, शुड बी और ऑट टू बी, करेक्ट हो जोस्विनी। शुड बी और ऑट टू बी इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है। आपने ये नॉर्मेटिव इकोनॉमीज का मुझे बताया जो शुड बी और ऑट टू बी है, ठीक है। सही बात है, चलिए कोई आइडिया है आपको थोड़ा बहुत, इस वाई एम सेइंग यस, ठीक है।
नाम सुना है इसका मतलब, अवेयर है इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है, कि हाँ भाई पढ़ा था। कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं एक बार इसको, क्या है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर्स हम साथ के साथ लिखते रहेंगे, ठीक है, और समझते हुए चलेंगे, दोनों काम होना चाहिए। पहले आप एक दो पॉइंट नोट कर लो, फिर मैं आपको उससे आपके जो है इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है, डायरेक्टली आपको फिर वो नोट्स में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। चलिए लिखते हैं। पहला पॉइंट जो है हमारा वो है पॉजिटिव साइंस में या पॉजिटिव इकोनॉमीज जो हम कह सकते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमीज पे फोकस करते हैं, ठीक है। इट डील्स विद what are the basic problems of an economy and how it can be actually solved। पहला जो डिस्टिंक्शन है वो हमें इसी पॉइंट से मिल जाएगा, कोई टफ नहीं है ये, ठीक है। एंड हाउ इट कैन बी एक्चुअली सॉल्व। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जो पॉजिटिव आपने डाला है नॉर्मेटिव में जस्ट इसका उल्टा। इट डील्स विद what ought to be or what should be the problems and how it should be solved। आप अपना जरा इसको मार्क कर लेना एक बार, जो पॉजिटिव इकोनॉमीज में वर्ड आर है ना उसको, और एक्चुअली सॉल्व उसको, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। और नॉर्मेटिव इकोनॉमीज में आप अंडरलाइन करो व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, और यहाँ पे हाउ इट शुड बी सॉल्व को एक बार बॉक्स में करेंगे। फर्क देखो इन चीज के बीच में, ठीक है, जो आपने नोट किया है अभी, इसमें डिस्टिंक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए एक बार। पॉजिटिव इकोनॉमीज आपका क्या बता रहा है कि इट डील्स विद द व्हाट आर द एक्चुअल प्रॉब्लम्स, हमारी इकोनॉमी में जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं क्या, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा फैक्ट पे जा रहा है, ठीक है, ये ट्रुथ पे जा रहा है कि भाई ये चीज है कि नहीं है, एग्जैक्टली प्रेजेंट में ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है इंडिया, और अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको हम सॉल्व कैसे एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपसे सजेशंस नहीं मांग रहा है ये कि आप मुझे बताओ कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। इट इज डायरेक्टली सेइंग कि मतलब कि आप इसको सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे, इसके पास सोल्यूशन जो है ना वो डायरेक्टली है कि हाँ भाई दिस इज द परफेक्ट सोल्यूशन, इस तरीके से जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो हाउ इट कैन बी एक्चुअली सॉल्व, किस तरीके से हम इसको एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं, वो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बता रहा है। वहीं अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमीज को देखें तो ये क्या बताता है, प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, वो बता रहा है क्या है, और ये बता रहा है क्या क्या हो सकती हैं। तो आप देख रहे हो वो डायरेक्टली आपको ट्रुथ पे लेके जा रहा है, फैक्ट पे लेके जा रहा है। पर नॉर्मेटिव इकोनॉमीज जो है ना अभी वो खुद ही क्लियर नहीं है कि भाई ये चीज है कि नहीं है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सजेशन है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पूरा सजेस्टिव नेचर का है कि अगर प्रॉब्लम है एक्चुअली में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, सजेशंस मांग रहा है, ठीक है। हाउ इट शुड बी सॉल्व, ये किस तरीके से सॉल्व होना चाहिए, हमारे पास कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं है कि हाँ भाई इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें सजेशंस है कि ये आपके पास ऑप्शंस है, अब आप क्या करो, आप ऑप्शंस यहाँ पे पुट करके देखो ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमीज बताता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, बेसिक तो यही बात थी आपका, यहीं से आपका डिस्टिंक्शन हो जाएगा क्लियर। और हम कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं इसके, ठीक है, इसके डिस्टिंक्शन क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट लिखेंगे इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, इट कैन बी
वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। अच्छा, इसकी जो प्रॉब्लम है या आप कह लो सॉल्यूशंस हैं पॉजिटिव इकोनॉमीज के, ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई मतलब जांच सकते हो, ठीक है, एक्चुअल डेटा के साथ, ठीक है। ये आपको कंप्लीट डेटा देगा, ठीक है। कोविड की प्रॉब्लम है तो भाई नंबर ऑफ केसेस कितने इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ किस हिसाब से चल रहा है, उसका फ्लक्चुएशंस क्या है इसमें, ठीक है। तो ये कंप्लीटली डेटा के साथ बताता है कि यार ये प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, इतने परसेंट तक इस चीज की प्रॉब्लम है, ठीक है, और ऑप्शंस ये हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, बट वी विल ट्राई कि हम क्या चीज का ट्राई करेंगे, हम इस चीज का ट्राई करेंगे कि इसका परफेक्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। हम ये नहीं देखेंगे कि हम इसको भी अप्लाई करके देखेंगे, हम उसको भी अप्लाई करके देखेंगे। कोविड टाइम ऐसा था जैसा कोई यूनिक सोल्यूशन तो था नहीं, अपने अपने सजेशंस के अकॉर्डिंग, अपने अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग या अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग लोग बताते गए, सोल्यूशंस मिलते गए, उसको हम अडॉप्ट करके देखते गए, पर प्रॉब्लम तो नहीं गई ना। प्रॉब्लम क्यों नहीं गई? यूनिक सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। वी हैव एन नंबर ऑफ सोल्यूशंस, उसी को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, वो अपना हमारा कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, फ्लक्चुएशंस ऐसे चलते रहते हैं, बट हम इस बीमारी को इरेडिकेट तो नहीं कर पाए ना कंप्लीटली, हटा तो नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास यूनिक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं था। वैक्सीन भी आज के टाइम पे आपका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, तो उससे बड़ी बात क्या है? जब मेडिसिन ही आपको परफेक्ट सोल्यूशन नहीं दे रही है, तो आपको ह्यूमन क्या बता पाएगा? ओके, ह्यूमन जो आपके आप डेली लाइफ में अप्लाई करने वाले आपके पास स्किल्स हैं, वो आप क्या बता पाओगे उसको? सो इट इज एक्सप्लेन एंड व्हाट इज सिनेरियो, करेक्ट। सिनेरियो क्या है वो डायरेक्टली बता रहा है एंड इट इज कंप्लीटली एक्सप्लेन, वेरी गुड। अच्छा लगता है आप लोग इकोनॉमिक्स के ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज करते हो तो, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि आपको नॉलेज जो है ना वो वाइडर हो सकती है इकोनॉमिक्स में, और आपको है भी कहीं ना कहीं इस चीज का। ओके, सेकेंड पॉइंट, अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमीज में आ जाए तो क्या है बेटा, ये जिस इसका उल्टा है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं कि अगर हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा के साथ, तो इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, क्योंकि इसके पास कोई वेरिफिकेशन का सोर्स ही नहीं है कि आपको ये बता दे कि दिस इज यूनिक ट्रू। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये सजेस्टिव नेचर का है, आप सजेशंस देते जाइए, हम अप्लाई करते जाएंगे। जो ट्रायल एंड एरर अप्रोच जो होता है, ट्रायल और एरर अप्रोच में क्या होता है, ये मेथड लगाते जाओ, ट्राई करते जाओ, एरर आता गया तो नेक्स्ट अप्रोच की तरफ बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये वही है नॉर्मेटिव इकोनॉमीज आपका, ट्रायल और एरर अप्रोच। आप ये ट्राई करते जाओ, सोल्यूशन मिल गया वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं मिला और सजेशन है हमारे पास, वो भी ट्राई करके देख लेंगे। तो परफेक्ट सोल्यूशन हमारे पास इसमें नहीं है। ओके, थर्ड पॉइंट हम इसमें नोट करेंगे वो है बेटा, इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स। इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स। ये आपका पूरा का पूरा फैक्ट्स के ऊपर बेस है। फैक्ट्स तो ट्रू होते हैं ना, ठीक है, फैक्ट्स जो होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं ट्रू होते हैं, तो ये आपका पूरा का पूरा फैक्ट्स पे बेस है, और एंड इज नॉट अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिविटी इसमें नहीं है, बिकॉज इसका यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। यस, हिट एंड ट्रायल, ट्रायल एंड एरर भी बोलते हैं इसको, हिट एंड ट्रायल भी बोलते हैं। ओके ओके, थर्ड पॉइंट इसमें आ जाते हैं बेटा, इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। हिट एंड ट्रायल जो आप बता रहे हो वो तो हमारा इंसिडेंट्स का केस हो गया, ठीक है। एक्सीडेंट्स होते हैं हिट, और फिर उस पर ट्रायल चलेगा, ठीक है। इट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज मेयरली बेस्ड ऑन सजेशंस। सजेशंस के ऊपर बेस्ड है, देते जाओ सजेशंस, इस प्रॉब्लम का क्या क्या सजेशंस हो सकता है आप देते जाओ, हम अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है, जब तक उस प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशंस ना उसके फाइंड आउट कर ले। एक तो सॉल्यूशन कभी परफेक्ट होगा, बट सब्जेक्टिविटी तो बहुत ज्यादा है इसमें कहीं ना कहीं, ये चीज आप देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो इसमें नोट करना है आपको वो है,
इट डज नॉट गिव वैल्यू जजमेंट्स। किसी भी तरीके की जजमेंट पॉजिटिव इकोनॉमीज नहीं देता, ठीक है। इट डज नॉट गिव वैल्यू जजमेंट्स, मतलब वही हो गया आपका कि जब आपके पास इतने जजमेंट्स नहीं है देने के लिए, दैट मीन्स आपको पता है कि दिस इज द यूनिक थिंग कि इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, ठीक है। जजमेंट हो गया वही सब्जेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास जितने नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं किसी भी चीज को देने के लिए, सब्जेक्टिविटी उतनी ही ज्यादा है, ठीक है। आप किसी भी प्रॉब्लम में एन नंबर ऑफ क्वालिटीज निकाल रहे हो, अच्छा भाई ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इतना कुछ हो रहा है, हाँ इसकी वजह से स्मॉलर प्रॉब्लम्स भी अराइज हो रही है, तो यू हैव सो एन नंबर ऑफ जजमेंट्स इसमें निकल के आ रहे हैं। पर इसमें ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके सोल्यूशंस हैं, और नहीं है तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इसके एक्चुअल सोल्यूशंस क्या है, ठीक है। हमें मतलब एट द एंड एक्चुअल पे पहुंचना है, हमें कहीं भी किसी तरीके से ये नहीं देखना कि इसका और क्या हो सकता है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं नॉर्मेटिव इकोनॉमीज की, तो इट गिव्स वैल्यू जजमेंट्स। इट गिव्स वैल्यू जजमेंट्स, ठीक है। वैल्यू जजमेंट्स इसमें बहुत ज्यादा है नॉर्मेटिव इकोनॉमीज में, क्योंकि सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है इसमें। सब्जेक्टिविटी ज्यादा है तो भाई हाँ, जजमेंट भी उतने ही ज्यादा होंगे इससे, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली आके हमारा क्या है, ये खत्म होता है। एक पॉइंट आप इसमें और नोट कर लो थोड़ा सा, एक है वो ये है कि इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आप इसमें नोट करो, फिर हम सीधा एग्जांपल पे आते हैं। इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। और जो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमीज है ना, इट इज प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर। ये डिस्क्रिप्टिव है, नॉर्मेटिव इकोनॉमीज आपका प्रेस्क्रिप्टिव है। प्रेस्क्रिप्टिव को ही हम बोलते हैं सजेस्टिव, ठीक है। प्रेस्क्रिप्टिव या सजेस्टिव, वो आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है प्रॉब्लम का, पर ये आपको प्रेस्क्रिप्शन देता है, ठीक है, कि हम आपको ये प्रेस्क्राइब्ड कर रहे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। डोंट नो उससे आपका सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, मेयरली बेस्ड ऑन सजेशंस। दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमीज, एंड ये आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमीज, ठीक है। तो एक ओवरऑल हमने इसमें क्या डिस्कस किया कि पॉजिटिव इकोनॉमीज जो है वो आपका फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, यूनिवर्सल ट्रुथ है इसकी, ठीक है, कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम एक्चुअली में फेस कर रहा है ये इकोनॉमी, ठीक है। और अगर हम सॉल्यूशंस पे जाएं, तो सॉल्यूशन पे भी हम एक्चुअल सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को इस तरीके से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अगर डिमांड हाई हो रही है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन है कि आप प्राइसेस इंक्रीज कर दो, ठीक है, आपका डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगा। तो दिस इज काइंड ऑफ पॉजिटिव सोल्यूशन, ठीक है, पॉजिटिव साइंस। पर नॉर्मेटिव की अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं है, तभी हम इसको सजेस्टिव बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टली अगर आपको डिस्टिंक्शन क्रिएट करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इस चीज को नोट कर लेना, एग्जाम्पल में जो होता है ना सबसे ज्यादा यही हाईलाइटेड होता है, तो उसी से आपको पता चल जाएगा क्या है वो। देखो, डालो यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमीज, पॉजिटिव इकोनॉमीज एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, इसमें आपके पास जो एग्जाम्पल होंगे ना, इसमें मेनली ये ज्यादा जो वर्ड है वो ये होंगे, व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल। इज, आर, वाज, वर, विल, शैल, ये आपका सबसे ज्यादा यूज होगा इन द केस ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमीज एग्जाम्पल, तो इससे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। अब आप खुद देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बात कर रहा है, व्हाट इज क्या है, या क्या था, या क्या होगा, हम डायरेक्टली इस चीज को बता पा रहे हैं ना। ये वर्ड्स जो आप यूज कर रहे हो, इज, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है, ग्रामर जो हम यूज कर रहे हैं इसमें, ये क्या है, ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है पॉजिटिव चीजों को, कि हाँ भाई ये चीज है, या ये चीज पास्ट में थी, या फ्यूचर में ऐसा होगा, ठीक है।
वहीं अगर मैं नॉर्मेटिव की बात करूं तो इसमें जो आपके एग्जाम्पल होंगे ना, तो इसमें आपका ज्यादा वर्ड जो यूज होगा वो होगा ऑट टू बी, ऑट टू बी, शुड बी, ये सब ज्यादा यूज हो सकता है, ठीक है, शुड बी एंड शुड हैपन, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, ठीक है, यही सारे आपके वर्ड यूज होंगे इसमें। तो सब्जेक्टिविटी आप खुद देख सकते हो, अगर मैं किसी चीज को बोलूं ये चीज है या ये चीज होगी फ्यूचर में, पूरा कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है, किसी भी तरीके से सब्जेक्टिव तो है नहीं, मैं तो एकदम पॉजिटिवली और डायरेक्टली बोल रहा हूँ इस बात को। पर अगर मैं स्टेटमेंट दूं ये चीज हो सकती है, या अगर ये चीज हुई है तो इसको ठीक करने के ये तरीके हो सकते हैं या होने चाहिए, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्चुअल में क्या होगा, आप बस बोल रहे हो होना चाहिए, हो सकता है, दीज आर द थिंग्स, ठीक है, तो वो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आ गया। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल नोट कीजिए आप, और आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नॉर्मेटिव है, ठीक है। 3-4 एग्जाम्पल मैं यहाँ आपके सामने दे रहा हूँ, उसको नोट करेंगे, हेडिंग डालिए एग्जाम्पल्स। अच्छा 4-5 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखते हैं, और मैं रैंडमली किसी का भी नाम लेके पूछ लूंगा कि मतलब आप मुझे बताओ कि ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। दिस इज द बेस्ट वे टू डिस्कस, ठीक है। पहला एग्जाम्पल आप लिखो, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। सेकेंड एग्जाम्पल आप लिखो, प्राइसेस प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी is constantly rising। क्या है एग्जाम्पल? इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिखा है, इंडियन इकोनॉमी में जो प्राइसेस है वो कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड आप लिखिए, ओके, गवर्नमेंट शुड ट्राई टू reduce the prices of goods and services, ठीक है। गवर्नमेंट जो है उसको ट्राई करना चाहिए कि वो प्राइसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के उसको वो रिड्यूस करे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इनकम इनइक्वालिटी in India is increasing in post-COVID time. Income inequality in India is increasing in post-COVID time. कोविड के बाद से इंडिया में जो इनइक्वालिटी है इनकम में, ठीक है, लोगों की जो आय है, जो गरीब है और जो रिच के बीच में जो गैप है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। दिस इज द फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट आप लिखो, गवर्नमेंट should impose heavy taxes to rich people in order to reduce the inequalities, okay. Sixth point, India
should take measures to control the population, to control the पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया को मेजर्स लेने चाहिए। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। यस, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली इस पर। ओके, तो 13 पार्टिसिपेंट्स हम यहाँ पे हैं, ठीक है। आप 11 स्टूडेंट्स यहाँ पे हो ही। चलिए बात करते हैं, डिस्कशन एक बार इसके आंसर्स पे, ठीक है। हमें क्लासिफाई क्या करना है कि ये पॉजिटिव इकोनॉमीज है या नॉर्मेटिव इकोनॉमीज, ठीक है। तो जैसे पहला एग्जांपल हमारा क्या दिया हुआ है, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। ओके, तो इसका ध्रुव आप मुझे बताओ क्या होगा, ये पॉजिटिव इकोनॉमीज या नॉर्मेटिव इकोनॉमीज? यस, ये ओजस्विनी ने मुझे पहले ही सारे मतलब ऑप्शंस भेज दिए। बेटा हमने रैंडमली बात की थी ना डिस्कशन की, कि एक एक को मैं पूछूंगा कि मतलब कौन बताएगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपने सारे सोल्यूशंस ही दे दिए, तो इन लोगों को फिर हेल्प हो जाती है, फिर इस चीज का ध्यान रखो। पॉजिटिव इकोनॉमीज, यस ध्रुव, ठीक है। सर आंसर सिर्फ आप पे ही आया। यस व्हाट? सर आंसर सिर्फ वो टेक्स्ट आपको ही दिखा होगा, हमें नहीं दिखा। अच्छा, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, ओके ठीक है। ओके, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इकोनॉमीज। एग्री कर रहे हो आप इस बात से? सबको लग रहा है ये पॉजिटिव Yes, इकोनॉमीज sir. है, राइट? क्योंकि Yes, डायरेक्टली sir. गिवन है ना। किसी को कोई डाउट फर्स्ट में? No, sir. ओके, नेक्स्ट जो है वो बताएंगे कृतिका। आप बताओ मुझे, प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी इज कॉन्स्टेंटली राइजिंग, इसका क्या होना चाहिए आंसर? कौन सा इकोनॉमीज है ये कृतिका? सर ऋतिका, कृतिका। कृतिका लिखा हुआ है यहाँ तो। यस कृतिका, क्लास में हो भी आपकी नहीं हो, यहाँ पे लॉगिन करके ऐसे भी चले जाते हैं क्या स्टूडेंट्स? हाँ जी सर। ये सीएस, ये मतलब आप लोग सीए की क्लास ले रहे हैं फिर? मतलब ये आई एम शॉक कि मतलब फाउंडेशन कोर्सेज है, प्रोफेशनल कोर्सेज आप लोग लॉगिन करके जा रहे हो। ये तो कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट्स करते हैं। सर ये सेकंड वाला शायद पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगा। शायद, शायद क्यों भाई, कंफर्म बताओ। प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी इज कॉन्स्टेंटली राइजिंग, मैंने आपको तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई। यस सर डायरेक्टली गिवन है तो पॉजिटिव। यस, पॉजिटिव इकोनॉमीज, क्योंकि बिकॉज वर्ड लगा हुआ है इज हमारा, और डायरेक्टली स्टेटमेंट है यहाँ तो पॉजिटिव दिया हुआ है कि हाँ भाई ये चीज है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सार्थक आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट नॉर्मेटिव पॉजिटिव। थर्ड वन नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव, करेक्ट, ठीक है, सही बात है। शुड है ना, सब्जेक्टिविटी आ गई इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम, एक बार और नीचे जाएं। स्वयं आप बताओ, फिफ्थ वाला, फोर्थ वाला, फोर्थ पॉजिटिव। पॉजिटिव, एकदम सही है, करेक्ट। अमन फिफ्थ। Sir, fifth, 1, 2, 3, 4, fifth. Sir, normative. ओके, नॉर्मेटिव, करेक्ट, सही बात है एकदम। ओके, उसके बाद लास्ट वाला जो है, रितिका आप बताओ मुझे, सिक्स्थ वाला। सर नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव, एकदम सही बात है। देखा आप लोगों ने कितना सिंपल था, मतलब आपको एग्जांपल्स ऐसे ही होंगे, वर्ड लगे होंगे उसमें, ठीक है। इज, आर, वाज, वर, ऑट टू बी, शुड बी, ये सब, ठीक है। कोई इतना टफ नहीं है इसमें, तो डायरेक्टली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पॉजिटिव इकोनॉमीज और नॉर्मेटिव इकोनॉमीज। आगे चले, कोई इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ रखा है और आपको सबको पता है, ओके।
बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो में इस क्वेश्चन को बड़ा रटवाया जाता था, ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। आपको किसी भी वे में पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक्स में यही ध्यान रखना है, इकोनॉमिस्ट के नेम हो गए, अदर नेम हो गया, ठीक है, फोकस, इन सब पे ध्यान रखना है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। और इसी को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब भाई पूरी की पूरी बात करें तो प्रॉब्लम ही है ये, ठीक है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब चाहे आप इसको बेसिक प्रॉब्लम का नाम दो, चाहे आप इसको सेंट्रल प्रॉब्लम का नाम दो, या चाहे आप इसको नाम दो प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ओके, यस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, यस करेक्ट। और तीसरा क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड वन क्या होता था? For whom to produce. फॉर For होम whom टू to प्रोड्यूस। produce. वेरी गुड, यस। इन्हीं चीजों का डिस्कशन करना है, तो चलिए अपना बनाते हैं चार्ट इसका और उन तीनों पे आते हैं, ठीक है बच्चे। इसको प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का नाम इसलिए मिला है क्योंकि हमें पता है कि पूरी माइक्रो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो जब आपके पास रिसोर्सेज स्कैर्स हैं तो आप उसको कुछ इस तरीके से एलोकेट करोगे ना कि जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। कोशिश तो हम ये देखो, ऐसी बात तो नहीं है कि नीड्स एंड वांट्स हम खत्म कर दें, अब रिसोर्सेज नहीं है तो हम अपनी डिजायरनेस को ही खत्म कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। डिजायरनेस तो होती है लोगों की, ठीक है। लोग कोशिश करते हैं कि जितने रिसोर्सेज हैं उसी में से ही हम, कि कम से कम इस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो मैक्स टू मैक्स मेरा ये सेटिस्फाइड तो हो ही जाए, ठीक है। तो वही बात है, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या बताता है कि रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूटिलाइज कीजिए जो आपके पास स्कैर्सिटी है और उससे आपका क्या हो, मैक्स टू मैक्स नीड्स एंड वांट्स आपके सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उस प्रॉब्लम में हम डिसीजंस कैसे ले सकते हैं सो दैट कि हमारा जो नीड्स एंड वांट्स है वो सेटिस्फाइड रहे या जो भी ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव करें, ठीक है। तो हमने क्या प्रॉब्लम्स देखे, अभी आप लोगों ने बताया 3 प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, and for whom to produce। सब पे क्वेश्चन मार्क लगेगा बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ओके किसके लिए करना चाहिए। सो दीज ऑल आर द बेसिक प्रॉब्लम्स जिसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। चलिए एक बार डिस्कस करते हैं। यस सौरभ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम में क्या है, थोड़ा बहुत अगर आप डिफाइन करिए तो। सौरभ, व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम में हम क्या डिफाइन करेंगे? ध्रुव इज सेइंग लैक ऑफ रिसोर्सेज, ओके। सौरभ, प्रोड्यूस क्या करना है, सही बात है, प्रोड्यूस क्या करना है, ठीक है, ओके। तो एक बार इस चीज को ध्यान में रखना है, सिर्फ प्रोड्यूस क्या करना है यही बात होगी या कुछ और भी बात होती है इसमें? व्हाट टू प्रोड्यूस में ना आप लोगों को सिर्फ यही हाईलाइट हो रहा है कि क्या प्रोड्यूस करना है, बट इसमें एक बात और की जाती है, उसको यहाँ पे मेन हेडिंग में नोट तो नहीं किया जाता, बट जब हम इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं ना तो हम उसको अंदर डिटेल में जाके डिस्कशन करते हैं उस चीज का। लग्जरी गुड्स, मतलब प्रोड्यूस क्या करना है, तो फिर हाँ वही ऑप्शन दे रहे हो आप, है ना, कि लग्जरी गुड्स हम प्रोड्यूस करें या फिर अपना बेसिक नेसेसिटीज जो आ गया, रिच पीपल और पुअर पीपल अफोर्ड कर सकें ऐसे गुड्स, हाँ मतलब वही ऐसे ही प्रोड्यूस करना है। तो डायरेक्टली हम आ जाते हैं, इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। व्हाट सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, पहला डिसीजन हम क्या लेंगे, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड। पहली बात तो यही होगी
कि हमें कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं, उसका सिलेक्शन करना है, ठीक है। यस, महक इज सेइंग इन व्हाट क्वांटिटी, वेरी गुड। दूसरा डिसीजन हमारा यही है कि एक बार आपको मान लीजिए आपने सिलेक्शन कर लिया, आपको ये पता है ठीक है भाई इकोनॉमी में ये रिसोर्सेज हैं, इस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो हम इस गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएंगे, ठीक है। अभी जैसे कोविड का टाइम आया, कोविड ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जिसने लोगों ने घर में हैंडमेड मास्क बनाने शुरू की, ठीक है। हैंडमेड मास्क बना बना के न जाने कितने लोग तो लखपति करोड़पति बन गए होंगे, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी आई कि हमें ये पता चला कि अब भाई ये रिक्वायरमेंट है, इसको बनाने से हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि भाई इस चीज की सिलेक्शन करनी है, तो जैसी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, एंड दूसरा क्या लिखेंगे, हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ सेलेक्टेड कमोडिटी। जो कमोडिटी आपने सेलेक्ट किया है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने सेलेक्ट किए हैं, आपको ये तो देखना ही है कि आप क्या प्रोड्यूस करने जा रहे हो, पर आप जो प्रोड्यूस करने जा रहे हो उसकी क्वांटिटी आप क्या रखोगे, ठीक है। ये भी व्हाट टू प्रोड्यूस हमें बताता है। तो हमें डिसीजन इसमें क्या लेना है कि विच गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस और उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है वो लोग आपको प्रॉफिट देंगे, वो लोग आपको इन रिटर्न उसके लिए पे करेंगे, ठीक है। अब डिमांड अगर ज्यादा होगी उस प्रोडक्ट की, तो फिर तो साफ सीधी बात है आपको प्रोड्यूस भी ज्यादा करना चाहिए, क्वांटिटी भी ज्यादा रखनी चाहिए, ठीक है। पर अगर मान लो उसका डिमांड अभी न्यूट्रल है, ठीक है, जैसे अगर हम कोविड के टाइम पे देखें ना, तो लोगों ने फालतू के खर्चे बड़े कम कर दिए थे, बेसिक नेसेसिटीज पे सबका ध्यान आ गया था, सेविंग्स, सब घर पे बैठ गए। हाँ, 2-3 महीना सबका लॉकडाउन चला है, कंप्लीटली घर पे बैठे, नो इनकम, इनकम का कट डाउन हो गया था, लोगों की जॉब जा रही थी, ठीक है, लोग काम नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में जब आपके पास इनकम ही अर्न नहीं कर पा रहे हो, तो बाकी रिसोर्सेज कैसे आएंगे। तो आप लोगों ने अपना बिहेवियर बदल दिया, आप लोग सेविंग बिहेवियर्स पे आ गए रादर देन कंजम्पशन पे, ठीक है। बेसिक नेसेसिटीज भी हम देख के लेते थे कि अच्छा भाई इस चीज की रिक्वायरमेंट है, हम फालतू का ज्यादा खर्चा कर लेते हैं, बाकी टाइम में तो इस चीज को कट डाउन कर लेते हैं। लोग शॉपिंग करना भूल चुके थे, ठीक है, सब कुछ बंद था, मॉल्स बंद थे, ट्रैवलिंग बंद, कैफेज जाने का शौक एकदम चला गया था। एक कॉन्स्टेंटली लोगों के माइंड में तो इतना फियर था कि वो लोग 4 से 5 महीना घर से इतना बाहर भी नहीं निकले थे, पर वो फियर भी जल्दी चला गया था, ऐसी बात नहीं है। वो जैसे जैसे ग्रेजुअली 3 से 4 महीने खत्म हुए, फर्स्ट वेव का फियर गया, ठीक है, लोग एकदम ओपन हो गए फिर, और हमारा सेकेंड वेव फिर तो हमने देख ही लिया कितना ट्रेजेडी जो इसमें था, कितना ही ज्यादा ड्रास्टिक था ये। तो वही एक बात है कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम होता है आपको तो इसमें आप ये देख सकते हो कि डिमांड किस चीज की ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा जितनी ज्यादा क्वांटिटी बनाएंगे। तो दिस इज व्हाट टू प्रोड्यूस। एग्जाम्पल पे हम इतना नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें एग्जाम्पल तो पूछ नहीं रहा है। हाँ, एग्जाम्पल में आपको ऐसे दे देगी कि सपोज करो एक सिचुएशन है हमारे पास, ए कंज्यूमर, ए प्रोड्यूसर इज फेसिंग अ सिचुएशन वेयर ही वांट्स टू डिसाइड विच कमोडिटी ही वांट्स टू प्रोड्यूस, वो कौन सी कमोडिटी प्रोड्यूस करे। तो आपके पास ऑप्शन होंगे। ये प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि प्रोड्यूसर ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो किस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे, दैट मींस दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। बेटा एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको बनाना क्या है, तो आपका नेक्स्ट डिसीजन क्या होगा कि आप उसको बनाओगे कैसे, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं व्हाट टू हाउ टू प्रोड्यूस में कि बनाना कैसे है, तो कैन यू प्लीज टेल मी कि मतलब कैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज को बना सकते हैं। रितिका इज सर दो हैं हमारे पास, हाँ हाँ हाँ, यस, सर लेबर इंटेंसिव और हाँ हाँ, कैपिटल इंटेंसिव। वेरी गुड, करेक्ट। क्लियर कट बात करेंगे, कॉन्सेप्ट जो है ना उतना ही पढ़ना है जितना उसमें क्लियर कट है, ऑप्शंस भी, एमसीक्यूज भी उसी में से बनते हैं, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में जैसा आप लोग बता रहे हो, वी विल डिसाइड, हम क्या डिसाइड करेंगे, डिसाइडिंग द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करना है बेटा। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि किस किस चीज की हेल्प से प्रोडक्शन होगा, डिसाइडिंग द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। और अभी जैसे आपने बताया कि हमारे पास दो टाइप के टेक्निक्स होते हैं, एक होता है हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स,
लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और दूसरा हमारा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। यस सार्थक, व्हाट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स? मेरा क्वेश्चन सार्थक से है कि लेबर ज्यादा होती है जिसमें। यस लेबर इंटेंसिव टेक्निक में इनके ना टेक्निक के नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होगा, ठीक है सर। व्हाट टू प्रोड्यूस में कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स भी तो होता है। वही मैं आपको बता रहा था कि हम ना एग्जांपल्स पे चले जाएंगे तो वो हमारा कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स ही आएगा, ठीक है। कि आप इसको प्रोड्यूस करना चाहते हो, जरूरी नहीं है कंज्यूमर गुड्स के बीच में भी ऑप्शन लिया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बीच में भी ऑप्शंस लिए जा सकते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी ऑप्शंस लिया जा सकता है, कैपिटल टू कैपिटल भी लिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। राइस एंड व्हीट बोथ आर कंज्यूमर गुड्स, पर हम राइस की प्रोडक्शन ज्यादा करें या व्हीट की, ये अगर हमें डिसीजन लेना है तो आएगा तो व्हाट टू प्रोड्यूस में। हाँ, अब चाहे हमें वॉर गुड्स बनाने हैं या बेसिक कमोडिटीज बनानी है, मशीनरी बना लो या फिर आप कमोडिटीज बना लो जो लोगों की आम जरूरतें हैं, इसके बीच में डिसीजन ले रहे हैं, वो भी व्हाट टू प्रोड्यूस है। तो बेटा गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, डिसीजन उसके बीच में लेना इज व्हाट टू प्रोड्यूस। ओके, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में मैं यही बता रहा था कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब यही है कि आप ज्यादा लेबर का यूज करोगे, मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का तो मतलब ही है ना, हम लेबर का ज्यादा यूज कर रहे हैं, हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है लेबर की ज्यादा है, मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल। ओके, कोई एक एग्जांपल आप मुझे बता सको कि किसमें हम लेबर को ज्यादा लगा सकते हैं और कैपिटल की यूज कम होगी। कैपिटल मतलब मशीनरी, ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल। सर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, ओके। फार्मिंग। हाँ, दूसरा एग्जांपल क्या आया था मेरे पास? फार्मिंग। नहीं, रिपीट कीजिए, मुझे ये समझ नहीं आया आपको। फार्मिंग। अच्छा, नहीं नहीं, वो भी आपका इसमें नहीं आ सकता। डायरेक्टली आप फिनिश गुड्स मुझे बताओ, ऐसा कोई गुड्स जिसको हम लेबर की हेल्प से ज्यादा बनाते हैं, जिसमें मशीन की हेल्प बहुत कम लगती है या ना के बराबर ही लग जाए। एक तो बेटा देखो, वैसे कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है नहीं, आज के टाइम में जो कमोडिटीज है सब में मशीन्स यूज होते ही हैं, बट स्टिल ऐसा तो है नहीं कि कंप्लीटली लेबर इंडस्ट्रीज बंदी हो चुकी हैं। जब हम बैक टू द बिल्डिंग, बिल्डिंग इज मोस्टली यूज बाय द लेबर्स, हाँ कह सकते हैं, मशीन्स भी उसमें यूज होती हैं बेटा, ऐसी बात तो है नहीं, मशीन्स भी यूज होता है, इक्वली यूज होता है, ठीक है, क्योंकि अकेला लेबर क्या एक बिल्डिंग जैसे खड़ा कर देगा, ठीक है। फूड शॉप्स, हाँ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वेरी गुड ब्रो, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज मेरे माइंड में यही था, ठीक है, और यही हम पढ़ते आ रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो होती है ना आपकी, वो आपकी आती है सीधे सीधे लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स में। आप जरा अपने उस टाइम पे चले जाओ जब राजा महाराजाओं का टाइम था, हिस्ट्री में चले जाएं हम, या फिर जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जब अंग्रेजों का शासन था इंडिया पे, उस टाइम हम लोग मशीनरी तो यूज करते नहीं थे इंडिया, ठीक है, और हम इतने कैपेबल भी नहीं थे कि हम मशीनरी बना सके या मशीनरी को चला सके। तब उस टाइम पे जितना भी प्रोडक्शन होता था या जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते थे, वो सारा आपका, हाँ माइनिंग भी आपका, उस टाइम पे तो कम्प्लीटली माइनिंग आपका पूरा का पूरा लेबर सेक्टर ही था, ठीक है। तो यस, जितने भी आपके ये कढ़ाई का काम हो गया, क्लॉथ्स बनाने का काम हो गया, एग्रीकल्चर भी हमारा, बिल्कुल आज के टाइम पे तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सब में हम यूज कर सकते हैं मशीन्स, बट हाँ एक टाइम था जब पूरा का पूरा पूरा लेबर से चलता था, ठीक है। तो चलाया तो आज भी जा सकता है पूरा लेबर से, पर वही बात है ना, इतना मेहनत करे कौन जब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है तो, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं कि कंप्लीटली डिमिनिश ही हो चुके हैं, वी हैव सम लेबर सेक्टर्स आल्सो, जैसे कि आपने एग्जांपल्स दे ही दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता रखनी है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन सर, यस सर अगर जो हम ज्यादा मतलब ये यूज करेंगे कैपिटल इंटेंसिव, तो सर इस चीज से हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी तो क्रिएट हो सकता है ना, क्योंकि फिर लेबर्स के पास इतनी जॉब नहीं रहेगी। यस, यही एक प्रॉब्लम है जो हम कह सकते हैं कि इसका अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ हम लीड कर रहे हैं, ठीक है। अब जो लोग मशीन्स ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है बेटा,
ठीक है, ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो ना, इसको हम इस प्रॉब्लम से जान सकते हैं। जब कंप्यूटराइजेशन आया था, ठीक है, जब कंप्यूटराइजेशन आया था आपका इंडिया में 80s के टाइम पे, तब लोगों को मशीन्स ऑपरेट करने नहीं आते थे, कंप्यूटर्स ऑपरेट करने नहीं आते थे, ठीक है। तो कैपिटल इंटेंसिव जब हम होने लगे थे तो अनएम्प्लॉयमेंट फिर बढ़ने लगी थी, ठीक है, क्योंकि जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता वो कैसे ऑपरेट कर पाएगा सिस्टम को, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, या तो लोगों को ट्रेनिंग दी गई कि भाई तुम सीखो, काम तो तुम्हें ही करना है, ठीक है, जितने रिसोर्सेज है काम तो अभी उनसे ही चलाया जाएगा। अभी नया सिस्टम आया है तो ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, लोग इसमें एक तरीके से महारत हासिल कर लेंगे, पर स्टार्ट तो करे। तो लोगों ने ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था फिर, ठीक है। तो हाँ, जब हम कुछ नया लेके आते हैं रेवोल्यूशन इकोनॉमी में, जिस जो पहले नहीं था हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, ठीक है। पर आज के टाइम में हम इतने ज्यादा मशीन्स सेंट्रिक हो चुके हैं ना बेटा, कि आज के टाइम पे तो कोई भी ऐसा नहीं होगा, बहुत रेयर टू रेयर लोग होते हैं जो बेसिक ऑपरेशंस भी नहीं जानते हैं मशीन से, ठीक है। अब ऑनलाइन क्लास हुआ तो सबको इन्होंने, जितने भी आपके टीचर लेवल पे थे, जो लोग ऑफलाइन क्लासेस देते थे, जिनको कंप्यूटराइज सिस्टम से ऑपरेट करना नहीं आता था, आज एक हर एक प्राइमरी स्कूल लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, हायर एजुकेशन लेवल पे, या फिर हम बात करें प्रोफेशनल लेवल पे, सब लोग आज एक ऑनलाइन कोचिंग से, ऑनलाइन ट्यूशन से या ऑनलाइन एजुकेशन से एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो हाउ दे आर डूइंग, मशीन की हेल्प से ही ना, ठीक है। तो वही बात है, अडेप्ट कर जाओ या फिर घर बैठ जाओ, ये वाली बात है, ठीक है। तो हाँ, लॉजिक सही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, बट आज के टाइम पे वी हैव सो मेनी ऑप्शंस और हमारे पास पूरी कैपेबिलिटी, हम अपने आप को उसमें अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर। जो आपके वॉर गुड्स बनाए जाते हैं उसमें ज्यादातर मशीन्स के यूज होते हैं, मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर। आजकल तो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी तो सब कुछ मैक्सिमम मशीन के हाथ से ही है। इंसान तो पैकेजिंग करने के लिए रह गया, लेबलिंग करने के लिए रह गया। मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर, ये हम बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। अच्छा, ये एक नेक्स्ट बात इसमें ये आपको नोट करना है हाउ टू प्रोड्यूस में, वो आप ये कर लेना कि ये जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये दोनों लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, हमें किसका यूज ज्यादा करना है वो डिपेंड करता है। इसको ना नोट फॉर्म में लिख लो, चलो फॉर हुम टू पे बाद में आएंगे, नोट फॉर्म में लिख लो इसको, नोट डालो, हाउ टू प्रोड्यूस के नीचे नोट डाल लेना है, ये पूछता है एमसीक्यू में, नोट में डालो आप। selection of techniques of production depends upon, हमें इसमें भी सेलेक्ट ही करना है, पर वही बात है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट नहीं करना है, इसमें टेक्निक सेलेक्ट करना है। Selection of techniques of production depends upon the availability of factors of production and their relative prices and their relative prices। ओके, तो क्या है इसमें, जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें सिलेक्ट कैसे करना है टेक्निक्स, वो डिपेंड करता है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है या नहीं, और अगर है तो उनके प्राइसेस क्या है, ठीक है। अफोर्ड कर पाएंगे तभी तो हम उस चीज का यूज करेंगे, ठीक है। तो मान लो आपके पास लेबर ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है, कैपिटल भी है, दोनों है, पर लेबर जो है ना वो ज्यादा प्राइसेस मांग रहा है, ठीक है, एज कंपेयर टू कैपिटल। आपको लग रहा है एक मशीन ले आओ वो ज्यादा बेटर है रादर देन इसके 10-15 लेबर लगाऊं और उनको वेजेस दूं, ठीक है। अगर मैं एक लेबर को भी 5,000 का वेजेस दे रहा हूँ, ठीक है, और वेजेस तो काम के अकॉर्डिंग दिया जाता है, कोई मंथली तो फिक्स होता नहीं है, ठीक है। तो मान लो अगर आपका 30-35 हजार भी खर्चा आ रहा है लेबर पे मंथ में,
तो आप ये सोचोगे कि यार मंथली इतना मैं देता रहूं, इससे बेटर ये ना मैं मशीन ऑपरेट मतलब मशीन इंस्टॉल कर लूं अपने यहाँ पे। हाँ, फैक्ट्री में मैं एक मशीन इंस्टॉल कर लेता हूँ डायरेक्टली, और क्या पता वो मशीन इंस्टॉल करने से जो ये 10-15 लेबर थे उसकी जगह फिर 4-5 लेबर ही ऑपरेट करने की जरूरत पड़ेंगे। ठीक है, तो यही तो हुआ जब हमारा कोविड आया और सबको पता चला कि भाई इनकम इतना जनरेट नहीं कर सकते, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हम, क्योंकि हमारे पास इनकम की शॉर्टेज हो रही है, कमाई तो ठप हो चुकी है। तो जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे ही काम कराया जाए, उन्हीं को थोड़ा ज्यादा पेमेंट दे देते हैं और उन्हीं से बोलते हैं कि चलो आप लोग ये भी कर दो ये भी कर दो। ठीक है, तो ये मेनली बात इसमें हो जाती है। तो आप हमेशा कंपेयर करते हो कि आपके पास जो अवेलेबल है रिसोर्सेज या फैक्टर्स वो किस क्वांटिटी में अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल भी है तो उनके प्राइसेस क्या हैं, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं उसको लेना। ठीक है, दोनों चीजें देखी जाती है, तब हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, लेबर या कैपिटल। ठीक है, ये था हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम आ जाते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। जहां आपने नोट किया हो उसी के नीचे लिख लेना, या चाहे अगर स्पेस ना हो तो आप अलग से हेडिंग डाल दो फॉर होम टू प्रोड्यूस। गुड्स एंड सर्विसेज डिसाइड कर लिए क्या बनाना है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ये भी डिसीजन ले लिया कि कैसे बनाना है, ठीक है, किसकी हेल्प से बनाना है। नेक्स्ट डिसीजन जो हमें लेना है वो है किसके लिए बनाना है। अब क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि ये डिसीजन हम क्यों ले, किसके लिए बनाना है, हमें इससे क्या मतलब। एनीवन? 5 मिनट का डिस्कशन बस, ये खत्म करके एमसीक्यूज आज स्टार्ट नहीं हो पाया, कल वाली क्लास में ही हो पाएगा आपका, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा कल और एमसीक्यूज भी पूरे हो जाएंगे। डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग पीपल। सही है, एक पॉइंट तो हमारा यही है, डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट ऑफ पीपल। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज, बिल्कुल सही बात है ध्रुव, इसमें करेक्ट यही बात है कि इनइक्वालिटी बहुत है इनकम में, किसी के पास इनकम बहुत कम है, किसी के पास इनकम इतनी ज्यादा है। तो हम हमारा वेलफेयर एंड प्रॉफिट बेसिस, वेरी गुड आर्य, ये भी सही पॉइंट है। ठीक है, तो यार जो भी प्रोडक्शन हो रहा है आपको प्रॉफिट भी कमाना है, आपको लोगों का वेलफेयर भी देखना है, ठीक है, और आप ये भी देखना चाहते हो वो उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप ये तो देखोगे ना कि ये किस सेक्शंस के लिए है। ठीक है, जो BMW कार्स हैं क्या वो पुअर सेक्शन के लिए बनाया जाता है, क्या वो जो एनुअली इनकम जो लोग ये लोग कमा रहे हैं 5 लाख तक के आसपास का, उन लोगों के लिए होता है वो, शायद उन लोगों के लिए भी नहीं हो पाएगा जो लोग 8 लाख भी कमा रहे हो महीने का, मतलब पूरे साल का मिला के 8 लाख। ठीक है भैया, वो कितना बचाएंगे, कंजम्पशन भी तो होता है उनका, आधे से ज्यादा इनकम तो उनका कंजम्पशन पे ही चला जाता है। कितनी सेविंग्स वो कर ही लेंगे, और सेविंग्स करते करते कितने साल लग जाएंगे उसको वो गुड गुड खरीदने में। तो और फिर अगर वो इतने साल लगाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में, तो बेचारे उसका मार्केट क्या रह जाएगा। हाँ, तो इजिली सेल हो, मैक्स टू मैक्स सेल हो, तो इसके लिए क्या होता है, हमें देखना पड़ता है कि ये गुड्स जो हैं ये किसके लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें यही डिसाइड करना है, डिसाइडिंग विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी is going to consume the produced goods and services. क्योंकि क्या है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज लोगों ने प्रोड्यूस किए उनसे उनका एक तरीके का प्रॉफिट भी उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, उनको उनकी इनकम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, तो बिकेगा तभी तो पैसे आएंगे, और प्रॉफिट कमाएंगे, इनकम कमाएंगे, तभी तो हम इन रिटर्न फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, दिस प्रॉब्लम also involves distribution of income among factors of production. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये हमारा मोटिव है जो फॉर होम टू प्रोड्यूस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि कौन से सेक्शन इसको यूज करेंगे, कौन होंगे जो हमें प्रॉफिट दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट हमें यूज करना है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
तो मेन बात आपकी बस यही है इसमें फॉर हुम टू प्रोड्यूस में, जो आपके पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शंस होंगे सोसाइटी के, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। तो ये गुड्स किसके लिए है, क्योंकि अल्टीमेटली एम क्या है कि मैक्स टू मैक्स इन रिटर्न हमारे पास सेल हो, मोर सेलिंग जैसे आपने बताया, ठीक है। उस सेलिंग से हम इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर पाए जिन लोगों ने इसको प्रोड्यूस किया था, और फिर क्या होगा फर्दर, यही लोग कंज्यूम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, और यही लोग हमें इनकम भी प्रोवाइड करवाएंगे, यही लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमारा मोटिव इसमें यही है कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट भी तो उन्हीं से आना है ना। गॉट इट? तो ये था हमारा डिस्कशन अबाउट दी बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे आज हम खत्म करते हैं इस पॉइंट को। कल जो हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा इकोनॉमिक सिस्टम का, 15 से 20 मिनट का डिस्कशन उसमें, जिसमें हम देखेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। 3 तरीके की इकोनॉमी होती है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोगों को भी इसका नाम पता है, एक बार आप उस पर लुक दे देना उस कॉन्सेप्ट को, और यहाँ पे हम डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है। और फिर हम एमसीक्यूज कल खत्म करेंगे इसका, यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों खत्म हो जाएगी फिर आपकी। फिर हम सीधा बढ़ेंगे डिमांड और कंज्यूमर बिहेवियर पे, वो आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम पोर्शन है उसमें, और उसी में से सबसे ज्यादा वेटेज है। ये मैंने देखा, ये जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है ना, इसमें 15 to 20% का वेटेज है। अगर 16 मार्क्स का आ रहा है, 60 मार्क्स का आ रहा है ये आपका, तो 60 मार्क्स में से 15 to 20% वेटेज आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 पे है, ठीक है। फिर जो आपका डिमांड और कंज्यूमर बिहेवियर है ना, उस पे आपका 25 to 35% क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसको हम ज्यादा डिटेल में समझेंगे। फिर आगे अगेन प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसको भी इक्वल पार्ट में लेके चलेंगे। ओके, तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं? किसी भी स्टूडेंट्स को आपको कोई प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे आप एक बार कन्वे कीजिए, ताकि हमें इम्प्रूवमेंट के लिए फिर ये स्कोप मिल जाता है एक तरीके से, क्योंकि सबको लेके चलना है, तो फिर एक एक का पता होना चाहिए कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, एनी वन ऑफ यू, आप मुझे बता सकते हो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके अकॉर्डिंगली ही इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, क्योंकि कन्वे तो आप लोगों को करना है ताकि स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आए फिर सारी बातें, ठीक है। और आप लोग भी ज्यादा मोटिव यही रखते हो कि हाँ भाई हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, हमारे हम पेपर अटेम्प्ट कर पाए। तो मेरा भी मतलब मोटिव यही रहेगा कि आफ्टर फिनिशिंग दिस कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चंस करें, उसी में से पता चल जाएगा कि जो हमने पढ़ा है उससे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो वो देखेंगे हम कल वाली क्लास में, डिस्कशन करेंगे। कोई टफ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो आप लोग एक बार प्रिपेयर होके आइएगा, जितना यहाँ पे हुआ है एक बार उसको रिविजन कर लेना है, और कल वाली क्लास में फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं कल फिर।